नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया-गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कोविड पर नई रणनीति की। देश में कोरोना का कहर कम हो गया है। बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 1549 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस वक्त देश में कोरोना के सक्रिय मामले 25,106 हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते दिन 31 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर अब 5,16,510 हो गई है। भारत में बेशक कोरोना के नए मामले कम हो गए हों, लेकिन ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 के चलते दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों और साथ ही चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। विशेषज्ञ चौथी लहर की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि भारत की स्थिति को देखें तो जानकार यहां चौथी लहर को लेकर ज्यादा चिंतित नजर नहीं आ रही हैं। इसके लिए वो टीकाकरण और इम्यूनिटी समेत कई कारण गिनाते हैं। चीन और यूरोपीय देशों में कोरोना के केस बढ़ने के बाद सरकार भी अब सतर्क हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को उच्च स्तर की सतर्कता और निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। बैठक में 27 मार्च से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के सरकार के फैसले, टीकाकरण की स्थिति और जीनोमिक निगरानी की समीक्षा की गई। अब बता दें कि IIT कानपुर के एक अध्ययन में ये आशंका जाहिर की जा चुकी है कि भारत में जून 2022 में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वहीं टीकाकरण पर भारत के टॉप ग्रुप NTAGI ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच के गैप को कम करने की सिफारिश की है। कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच गैप इस वक्त 12 से 16 सप्ताह है, जिसे अब घटाकर 8 से 16 करने की सिफारिश की गई है। वैक्सीनेशन पर NTAGP ने भी अभी तक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डोज के बीच बदलाव को लेकर कोई सुझाव नहीं दिया और इसके तहत वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के 28 दिन के बाद ही दी जाती है। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कोविशील्ड की सिफारिश को अभी लागू किया जाना बाकी है। ऐसे में NTAGI की नवीनतम सिफारिश प्रोग्रामेटिक डेटा से प्राप्त हालिया वैश्विक साइंटिफिक सबूतों पर ही आधारित है और इसके मुताबिक जब कोविशील्ड की दूसरी डोज 8 सप्ताह के बाद दी जाती है तो शख्स में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया करीब 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर प्रकाशित होने के बराबर ही होती है। अब माना यह जा रहा है कि इस फैसले से कई देशों में बढ़ते मामलों के बीच बचे हुए व्यक्तियों को कोविशील्ड की दूसरी डोज देने में मदद भी मिलेगी। अब सरकार ने 13 मई 2021 को जो इसकी सिफारिशें हैं उसके आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच के अंतर को 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया था। ऐसे में सवाल है कि NTAGI की सिफारिशों में कितना दम है? क्या सरकार को सिफारिश माननी चाहिए? चीन और यूरोप में किस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? ऐसे में सरकार को किस तरफ कदम उठाने की जरूरत है और क्या भारत में चौथी लहर आ सकती है? अगर ऐसा है तो किस तरह की रणनीति अपनाने की जरूरत है? आज इसी को लेकर हमारे विशेषज्ञों के साथ विश्लेषण करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे पहले से चौथी लहर से बचा जा सके और क्या इसको लेकर बंदोबस्त किए जाएंगे। तो कोविड पर अब किस तरह की रणनीति की जरूरत है? NTAGI की जो सिफारिश है वो कितनी सार्थक साबित होगी भारत में? क्या सरकार को जो उसने सिफारिश दी है वो सरकार मानेगी? आज इसी को लेकर खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जून में चौथी लहर आ सकती है, फोर्थ वेव आ सकती है। हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं दूसरी लहर के बाद जब तीसरी लहर आई असर इतना नहीं हुआ, संक्रमण दर तो जरूर फैला लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता नजर आई। आज इसी को लेकर खास पेशकश है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल भार्गव आपका। डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ सीनियर डॉक्टर यथार्थ हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर राहुल शर्मा आपका भी बेहद स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव आप ही से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की।
चर्चा आज हम कर रहे हैं कि चौथी वेव को लेकर किस तरह की आशंकाएं भारत में दिख रही हैं और साथ में एनटीए-जीआई की सिफारिशें जो की जा रही हैं उसमें कितना दम है। जरा आप ही से समझना चाहेंगे जो सिफारिशें हैं वो, और क्या सरकार को इनको मानने की जरूरत है जो इंटरनेशनल लेवल पे हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए। देखिए, दूसरा सवाल सबसे आसान है पूजा जी। बहुत दिनों से बात है कि कोविशील्ड के जो अंतराल है, जो गैप है, 12 से 16 हफ्ते इसलिए किया गया था क्योंकि आपका डेटा था आपके पास कि 12 हफ्ते तक वैक्सीन दी जाती है तो सबसे अच्छा असर मिलता है। ये पिछले साल लैंडसेट में पब्लिश हुआ था कुछ 5 से 10 हजार लोगों की स्टडी के ऊपर। हमने वो इसलिए अडॉप्ट किया 12 से 16 हफ्ते का क्योंकि शायद उस समय हमारी पास वैक्सीन की थोड़ी कमी थी, जिसके चलते में हमें पहली डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की आवश्यकता थी। पर फिर डेटा आया और हमको ये समझ में आया कि जिनको 2 डोज लग चुकी है वही सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो आज की तारीख पे 95 से 97% को 1 डोज और 80% को 2 डोज लग चुकी है। हमारी वैक्सीन सप्लाई इस समय भरपूर है, कम नहीं है और किसी भी तरीके से वैक्सीन की कमी नहीं है। इसके चलते हुए हमको वापस से जो आज से 12 हफ्ते तक का जो डेटा था उसको सत्य मानते हुए और सब्सिक्वेंट स्टडीज में भी ये दिखा दिया कि 8 से 12 हफ्ते ही सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है कोविशील्ड वैक्सीन के साथ में। तो हमको ये डेटा को समझते हुए ये टाइम अंतराल कम कर देना चाहिए ताकि लोग जल्द से जल्द दूसरी डोज लगवा पाए। विदेशों में आज की तारीख में, हमारे देश में क्योंकि ज्यादातर लोग दवाई लगवा चुके हैं, टीका लगवा चुके हैं, तो शायद ये हमारे लिए एप्लीकेबल ना हो, बट 8 से 12 हफ्ते इज द साइंटिफिक वे टू गो एहेड और सरकार को उसको मान देना चाहिए। अब रही बात चौथी वेव आएगी या नहीं आएगी, हमारा मानना यह है पूजा जी, आज के हालात देखते हुए चौथी वेव हमारे देश में दस्तक नहीं देगी। इसके 3 प्रमुख कारण है। उसका एक प्रमुख कारण है सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। अगर हम चाइना की बात करें और साउथ अफ्रीका की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा लोग अभी भी हैं, 30 से 40% लोग ऐसे हैं चाइना में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दूसरा, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी बहुत अच्छी है, जिसने 70% तक 80% तक दिखाई है, जबकि साइनोफार्मा जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी 50% से भी नीचे की तरफ आती हुई दिखती है। तीसरा, जब हमारे को पिछली बार अभी तीसरी वेव हुई जनवरी फरवरी में, तो हमारा प्रीडोमिनेंट वेरिएंट BA.2 ही था। आप देखिए 70% लोगों में BA.2 हमारा सबसेट का वेरिएंट था जो इस समय साउथ अफ्रीका में, चाइना में फैल रहा है और यूरोप में फैल रहा है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जो डेल्टा ने हमको नेचुरल इम्यूनिटी दी है। देखिए पूजा जी, ये समझना जरूरी है विश्व के पर्यावेश में कि साउथ कोरिया हो, चाइना हो, वहां पे नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। हमारे पास 72% से 80% लोगों को डेल्टा में इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से हमको तीसरी वेव में प्रोटेक्शन मिली। हमें बूस्टर से प्रोटेक्शन नहीं मिली, हमें वैक्सीन प्लस नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से प्रोटेक्शन मिली। तो ये सारे हालात देखते हुए पूजा जी, ये कहना अभी प्रीमेच्योर होगा कि चौथी वेव आएगी। आपको सतर्कता बता के रखनी है, सतर्कता रखनी है। उस पर भी आएंगे डॉक्टर राहुल भारत, उस पर भी आएंगे कि सतर्कता हमें कैसे रखनी है, क्या पहले के ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है या थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन इसमें मिल सकता है। डॉक्टर राहुल शर्मा, क्या चौथी वेव को लेकर आपका आकलन है, और जिस तरह से चीन और यूरोप में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार को अभी से ही कदम उठाने की जरूरत है? जून में जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि आ सकती है 4th वेव, क्या आपका आकलन कह रहा है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और हम जिस क्रिटिकल स्टेज में आज हैं, जहां हमारा वैक्सीनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी देशों में जिस हिसाब से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और वो डाटा अभी भी ये कह रहा है कि मैक्सिमम केसेस माइल्ड हैं, बट इट इज अ कंसर्न। तो उस कंसर्न को देखते हुए सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कि हमें अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना है, चाहे वो सेकंड डोज हो या वो थर्ड डोज हो। प्रोबेबली इसलिए अभी जो इम्यूनाइजेशन कमिटी है हमारी, उसने निर्णय लिया है कि जो कोवैक्सीन की कोविड डोज का ड्यूरेशन है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर राहुल भार्गव ने भी बताया कि इनिशियल डाटा ने ये बताया था कि 3 महीने के बाद आप कभी भी वैक्सीन लेते हैं उसकी एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन जब हम स्टेज पे आ गए हैं जहां पर वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है और हमें अपने हर जन नागरिक को बचाने की और इन्फेक्शन से प्रिवेंशन की कोशिश करनी है, वहां पर वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएंट इस वक्त साउथ कोरिया, चाइना या फिर अदर कंट्रीज में चल रहा है, उस वेरिएंट को हमें अपने वेरिएंट से इसमें ये देखा जा रहा है कि वहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा कॉमन है, जो कि ऑलरेडी हम पास कर चुके हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि पोस्ट होली ही ऐसा सिचुएशन आया था जिसमें सडनली केस राइज होने लगे थे और सेकेंड वेव आ गई थी, जिसमें कि बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई थी। वैक्सीनेशन and self-support in terms of COVID-appropriate behavior is the need of the hour, जिसके साथ हम इन वेव्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि बाहर के देशों में वेव्स आ रही है और हम फुल्ली प्रूफ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो हमें अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बराबर लगातार जारी रखना है। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, और इसी को लेकर जो है आगे चर्चा भी हम करेंगे कि क्या कदम उठाने की जरूरत है, किस तरह के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फिर से दोहराने की जरूरत है और कोविड पर किस तरह की नई रणनीति अब बनने वाली है। भारत में चौथी लहर की आशंका कितनी ज्यादा है, इसी को लेकर आज जो है हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, रणनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह की रणनीति की अब हमें आवश्यकता है, और खास तौर पर जिस तरह से विदेशों में हमने देखा कि मामले बढ़े हैं और कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का जो है सब वेरिएंट ये होगा, क्या इस वक्त जो है जरूरत है हमारी गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी करने की, क्योंकि बड़ी मुश्किल के बाद जो है धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बच्चों के स्कूल सभी खुले हैं, पढ़ाई फिर से जो है तकरीबन 2 साल बाद बच्चे फिर से पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या हालात आपको लग रहे हैं हो सकते हैं, पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है कहीं फिर से? पूजा जी बिल्कुल सही बोला आपने। इस समय हमें सतर्कता बरतनी है, कम्युनिकेशन को राइट रखना है कि हमारा खतरा है, खतरा टला नहीं है, खतरा हो सकता है, अभी खतरा नहीं है। तो ये जो कम्युनिकेशन है पूजा जी, ये की है, क्योंकि अगर आप राइट कम्युनिकेशन करेंगे तो लोग बिना डरे उस चीज को समझेंगे और अपनाएंगे। बिल्कुल नहीं तो क्योंकि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी से इतना फटीग है लोगों में आज की तारीख में। और पूजा जी फटीग क्या, आप और हम कौन सा बहुत ज्यादा मास्क और 2 गज दूरी का आज की तारीख में पालन कर रहे हैं। तो हम बार बार लोगों को ये कहेंगे कि आप एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, तो पैल्पेबल फटीग है। तो अब रणनीति क्या है? सर्विलेंस। आप चौकन्ने निगाहों से देखते रहिए, जीनोमिक सर्विलेंस करिए, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा रखिए कि कहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, कहां पे केसेस घट रहे हैं। उसके हिसाब से इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी बनाइए। उस एरिया को लॉकडाउन करना है, लॉकडाउन करिए। उन लोगों को जिन एरिया में तेजी से फैल रहा है वहां पे मास्क और एप्रोप्रिएट बिहेवियर दोबारा से जल्द लगाइए, सो दैट उसको आप कंटेन कर पाए, उस एरिया को कंटेन कर पाए और पूरे देश में ना फैले। इसके लिए आपको जीनोमिक सर्विलेंस करनी है। इसी के साथ में जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनको ध्यान देना जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दोनों वेरिएंट, भले ही वो डेल्टा वेरिएंट हो जनवरी 2021 का या ओमिक्रॉन वेरिएंट हो 2022 का, वो यहीं से बाहर से ही आया था। बिल्कुल। तो पूजा जी अपने को ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा डरा नहीं सकते। एप्रोप्रिएट तो रहेगा कि लोग मास्क यूज करें, पर जब हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जो हमारे को जीनोमिक सर्वेलेंस और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा बताएगा कि कब से आपको मास्क दोबारा उतनी ही शिद्दत से पहनना आवश्यक है। तो इसीलिए ये सर्विलेंस की स्ट्रैटेजी को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल शर्मा, जिस तरह की सिफारिशें भी की गई हैं NTAGI को भी, वो भी काफी ज्यादा जो है समझने की जरूरत है। क्या लग रहा है सरकार को इन सबको भी मानने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का वैक्सीनेशन को लेकर जो महाअभियान चला उसमें एक बार फिर से जागरूकता दिखेगी लोगों की। हालांकि अब जो है भारत में बार बार वो अपील करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमने देखा आंकड़े बता रहे हैं कि एक हद तक तमाम जो पॉपुलेशन है उसको लग चुका है। लेकिन क्या आपको लग रहा है इन सबसे आगे आने वाले वक्त में कितना फर्क पड़ने वाला है? तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पूजा जी, क्योंकि हम सब लोग जैसे ही वैक्सीन ले रहे हैं उसके बाद लग रहा है,
लेकिन वैक्सीन एक हद तक काम करती है। वैक्सीन की अपनी एफिकेसी है, जैसा कि डॉक्टर राहुल ने बताया कि बहुत अच्छी एफिकेसी के साथ हमारी इंडियन वैक्सीन काम कर रहे हैं और जो भी वैक्सीन हम लगा रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो इतना जल्दी कर लिया है जिससे बहुत हद तक डिसीज कंट्रोल में आ गए हैं। जैसा कि हमने देखा कि ओमिक्रॉन की जो 3rd वेव आई उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुए हैं, बट अभी भी हमें रहने की जरूरत है। और हम जैसे जैसे वेरिएंट आते जाएंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल डाटा आ रहा है, उस हिसाब से हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे की अपनी रणनीति कैसे चेंज करनी है या उसमें क्या परिवर्तन लाना है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि हम बच्चों को भी वैक्सीनेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे गैदर होंगे अपने स्कूल में, वहां से इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, घर इन्फेक्शन लाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि हम ये वेट करें कि एक बार इन्फेक्शन आ जाए, लोग बीमार हो जाएं और उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए जाएं। तो जितनी भी ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज हैं, आई थिंक दिस इज द की राइट नाउ, और इसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि 4th वेव तो कैसे। ठीक है, आवाज में थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि टेक्निकल कोई इशू भी आ रहा था। डॉक्टर राहुल भार्गव, जैसे अभी डॉक्टर राहुल शर्मा ने भी बताया कि इन सब बातों को हमें ध्यान में तो रखना ही है, जैसे लेकिन आपने जिक्र किया कि हमें विदेश से आने वाले लोगों का खास ध्यान रखना है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर क्या अब जरूरत आ गई है कि एक बार फिर से जो है कोई खास संदेश दे दिया जाए? एविएशन सेक्टर में जो है एक बार फिर से सरकार को जो है कुछ खास कड़ी जो पाबंदियां लगाने की आवश्यकता है, या फिर यहाँ पर कुछ खास संदेश दिया जा सकता है सरकार की तरफ से? क्योंकि बार बार जो है हम हर बार आप डॉक्टर्स की ही सलाह पर ये कहा जाता है कि हम किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते, लाइटली मोड में, या फिर वो सिर्फ एक वेरिएंट है, उससे इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, इतने जो लोग हैं संक्रमण दर में नहीं होंगे, उसको हम नहीं ले सकते। तो इस बात का ख्याल हमें रखना होगा पहले ही। बिल्कुल पूजा जी, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, आपको सर्विलेंस बढ़ाना पड़ेगा। आपको पोर्ट ऑफ एंट्रीज पे जहां से भी विदेशी फ्लाइटें आती हैं, आपको एडवाइजरी जांच करनी पड़ेगी रेगुलर तरीके से कि किस एरिया से अगर लंदन से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और वहां से फ्लाइट आ रही है तो आपको क्वारंटाइन की स्ट्रैटेजी, उनको टेस्टिंग और ट्रैकिंग की फैसिलिटी को अपना सुदृढ़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हमारी सेनाएं सीमाओं पे चौकन्नी रहती है और इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, उसी प्रकार से इस अदृश्य वायरस को हमारे को रोकना आवश्यक है अपने पोर्ट ऑफ एंट्री, अपने देश में आने से। तो इसीलिए जो भी एविएशन सेक्टर में 27 तारीख से क्योंकि उन्हें फ्लाइट्स चालू होने वाली हैं, इसके चलते हुए एडवाइजरी यही होनी चाहिए कि एक डायनामिक सिस्टम बनाया जाए कि जिस देश में तेजी से कोरोना फैल रहा है वहां से आने वाली फ्लाइटों को डबल चेक किया जाए, क्वारंटाइन की पॉलिसी लाई जाए, और जिन कंट्रीज में नहीं है वहां पे खुली तरीके से छोड़ दिया जाए। तो इस डायनामिज्म के साथ जब काम होगा पूजा जी, तभी हम कोविड से इस लड़ाई में जीत पाएंगे। क्योंकि अब हमको अपनी व्यवस्था, अपनी आर्थिक व्यवस्था को भी देखना आवश्यक है। तो इसी के चलते हुए अब ना कोई हम फिजिकल टाइप से कोरोना चाहते हैं, ना उसका सेंटिमेंट चाहते हैं, क्योंकि अगर सेंटिमेंट भी आता है तब भी बाजार और व्यापार पे दोनों पे असर पड़ता है। ठीक है, बड़ी बात आपने बोली है, ये सब पर असर पड़ता है। और डॉक्टर राहुल शर्मा, हम देखते हैं कि पहले हमने देखा कि चाहे लॉकडाउन की बात हो या फिर तमाम तरह की पाबंदियां हो, इकोनॉमिकली भी कितना ज्यादा असर पड़ा है, और अभी भी उससे जो है तमाम भारत ही क्यों पूरा जो विश्व है इससे जूझ भी रहा है, उससे उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में एक के बाद एक अगर इस तरह की वेरिएंट्स आते हैं, कितना असर आपको लग रहा है कि उस पर भी पड़ेगा? और इन सब हालातों में सरकार को, प्रशासन को, हमारे स्वास्थ्य महकमे को किस तरह से और सजग तौर पर काम करने की आवश्यकता है? ये सब हमने देख लिया है कि पूजा जी की पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित रहा, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेंटल हेल्थ हो, फाइनेंशियल लॉसेस हो, बट इट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। और वो इम्पैक्ट के चलते ही हमें अपनी रणनीतियों में टाइम दर टाइम सुधार करना पड़ता है, क्योंकि हर बार लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से जो लोगों के जॉब्स जाते हैं, जो उनका फाइनेंशियल लॉस होता है, बिजनेसेस लॉस होते हैं, वो भी एक तरह से उनकी हेल्थ पे असर डालते हैं। लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको पोस्ट कोविड कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को देखते हुए लॉकडाउन कभी भी फर्स्ट सोल्यूशन नहीं है। फर्स्ट सोल्यूशन हमेशा ये है कि हम स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाएं
इस इन्वेजन को रोक पाए, इसके स्प्रेड को रोक पाए, जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन चालू हो जाता है एक बार जब वायरस इंडिया में आ जाता है या किसी भी एक क्षेत्र में आ जाता है, उसको रोक पाए, तभी हम इन सब चीजों पे और हालात पर काबू पा सकते हैं। जिसके लिए न सिर्फ सरकार का रोल है, बल्कि हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल अच्छे से निभाए, प्रिकॉशंस ले, चाहे कि जैसा कि हमने बोला कि हम सभी लोग दिल्ली में आ गए हैं, फटीग आ गया है, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर इस फटीग को हम ऐसे कंटिन्यू रखें तेजी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेटजीज ऐसी हो जिसमें कम से कम लॉस हो, लोगों को फाइनेंशियल लॉस ना हो, लोगों के बिजनेस लॉस ना हो, और इसके अलावा हेल्थ इज ए प्रायोरिटी, जिसमें वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कवरेज हमें दिया जाए, बच्चे बूढ़े सबको लगाया जाए, चाहे वो सेकेंड ठीक है, ठीक है। वैक्सीनेशन हर जगह गाँव हो या देश हो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, खास मेहमान हमारे साथ जुड़कर आप दोनों ने बताया कि किस तरह से हमें एहतियात कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें। तो आज कोविड को लेकर जो रणनीति बननी है उसको लेकर ही हमारी खास पेशकश रही, जिसमें कैसे जो है अब काम करना है, आगे कितना ख्याल रखना है उसको लेकर खास चर्चा रही। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।